इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हैं इंडेमनिटी, उसके बाद है गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। बहुत इजीली स्टेप वाइज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स इसमें होते ही हैं, लाइक ऑब्जेक्ट, वैलिड कंसिडरेशन, द प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज, बोथ द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दीज एलिमेंट्स आर देयर, बट वी विल नॉट डिस्कस अबाउट देम। वी विल डिस्कस अबाउट कि ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इनहेरेंट होता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के बिना नहीं हो सकता। इंडेमनिटी का मतलब क्या है वो हम बहुत सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडेमनिटी का मतलब है कि एक पर्सन या एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि अगर दूसरी पार्टी को, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, उस पार्टी को उसकी वजह से, मतलब फर्स्ट पार्टी की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी लॉस होता है, एनी लॉस विच इज कॉज्ड बाय द फर्स्ट पार्टी, जो प्रॉमिस कर रही है वही पार्टी कि आई विल ऑल्सो नॉट डू एनीथिंग बैड टू यू एंड इफ आई डू आई विल कॉम्पनसेट। इफ एनी थर्ड पार्टी डज एनीथिंग बैड टू यू दैट ऑल्सो आई विल कॉम्पनसेट। ठीक है, तो इंश्योरेंस में यही होता है। इंश्योरेंस का एक एग्जाम्पल है इंडेमनिटी का। वैसे इंडेमनिटी पब्लिशर और ऑथर के कॉन्ट्रैक्ट में भी होती है, और पार्टनरशिप में भी इम्प्लाइड इंडेमनिटी है सभी पार्टनर्स के बीच में। तो इंश्योरेंस में ये होता है कि एक पर्सन दूसरी पार्टी को, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है, और इंश्योरेंस कंपनी उसे ये एश्योर करती है कि अगर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से उसको कोई लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको बेयर करेगी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी को डिफाइन किया है सेक्शन 124 में। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद गवर्नमेंट टू रिटर्न इंडिया फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज एंड सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मिस्टर ए है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, and he wants to go abroad for studies. Now government of India asked that what if you do not return back and join the government job? So he promises that if I do not join the job I will compensate for the loss. So if he fails to return to India, this is a contract of indemnity and he is bound to reimburse the government. So जो भी स्टडी लीव के लिए उसको जो सैलरी मिली है उस टाइम पे, या जो भी उसने गवर्नमेंट से स्टडी के लिए मनी लिया है, वो उसको वापस करना पड़ेगा। सो ही गिव्स इंडेमनिटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर। सपोज an author wants to publish a book. He steals the material, he copied the material from some of his own books published from another publisher. Okay, publisher A, B, C, D, E, F, whatever. Now the publisher does not know, this current publisher does not know whether this book has been stolen. ये बुक कहीं से चुराई हुई है, उसको नहीं पता, और वो ऑथर के फेथ में उस बुक को पब्लिश कर देता है। तो हो सकता है कल वही ऑथर उस पर केस कर दे कि आपने मेरी बुक उठा के आपने कैसे प्रिंट कर दी, बेशक मेरे ही नाम से प्रिंट की, लेकिन आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो ऑथर से पब्लिशर एक इंडेमनिटी लेता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि द मटेरियल ऑथर फुल्ली इंडेमनिफाइज द पब्लिशर with respect to the matter being plagiarized or doing any kind of copyright infringement. So this is an indemnity contract. और हो सकता है दूसरा पब्लिशर पे केस कर दे, तो ये थर्ड पार्टी हो गया। So himself and third party both are basically covered in the contract of indemnity. Now who are the
parties to indemnity and what is the nature of the contract. The parties are as highlighted in the red color, indemnity holder or the person who is indemnified. Indemnified को हम indemnity holder कहते हैं और जो पर्सन indemnity देता है वो indemnifier है. तो थ्रू आउट दिस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पब्लिशर और ऑथर का केस लेके चलते हैं. ऑथर इंडेमनिफायर है और पब्लिशर इंडेमनिटी होल्डर है. पब्लिशर को ये इंडेमनिटी मिली हुई है कि अगर ये मटेरियल कहीं से भी कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट का मटेरियल हुआ तो ऑथर कॉम्पनसेट करेगा. इन केस देयर इज अ लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेमनिटी में. लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, टू इंडेमनीफाई मीन्स टू सेव फ्रॉम लॉस. लॉस से बचाना, लॉस होना जरूरी है. अगर लॉस नहीं हुआ, मान लो कि एक ऑथर ने कहीं से किसी की बुक चोरी की, उसको पब्लिश करा लिया, एंड नाउ दैट बुक इज सेलिंग वेरी गुड इन द मार्केट, द ऑथर इज अर्निंग रॉयल्टी, द पब्लिशर इज अर्निंग मनी, एंड द ओरिजिनल ऑथर और ओरिजिनल पब्लिशर हैज नेवर स्यूड इन द कोर्ट. उन्होंने कोर्ट में कभी केस नहीं किया. दे नेवर रिक्वायर्ड एनी कॉम्पनसेशन, कभी उन्होंने कॉम्पनसेशन की डिमांड नहीं की. तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंडेमनिटी नहीं बनती है. पब्लिशर ये नहीं कह सकता कि ये बुक तो चोरी की हुई है, मुझे पता लग गया, आप मुझे 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दो. बिल्कुल नहीं. ऑथर कहेगा आपको लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ है तो कॉम्पनसेशन है, नहीं तो नहीं है. सेकेंड पॉइंट है, बाय ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू द प्रोमिसी अगेंस्ट एनी एंटिसिपेटेड लॉस. ठीक है. प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन है? जो प्रॉमिस कर रहा है वो ऑथर है कि आई प्रॉमिस टू सेफगार्ड यू. ठीक है. प्रोमिसी है पब्लिशर, तो पब्लिशर को हर तरह के लॉस से बचाना है. कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस है, पता नहीं है कि लॉस होगा कि नहीं. इंश्योरेंस में भी आपको नहीं पता, कहीं भी नहीं पता कि लॉस होगा या नहीं. एंटिसिपेटेड लॉस है, उससे बचाने का आज आपने प्रॉमिस कर दिया, तो पब्लिशर आपकी बुक को पब्लिश करेगा. अदरवाइज पब्लिशर विल नॉट पब्लिश द बुक. ओनली अ फूल विल पब्लिश योर बुक विदाउट हैविंग इंडेमनिटी. ओके. नेक्स्ट, essentials and rights. What are the rights of the parties? So first we talk about essentials. Essentials, there are two very important essentials. Must contain all the essentials of a valid contract. ठीक है. All the essentials. Like I started the video with the same thing only. Like you must have the competence of parties. Parties should not be of unsound mind. Not should be minor. Object should be proper. There should not be an illegal contract and wherein you provide indemnity and all. Promisee must have suffered a loss. If you do not suffer a loss, there is no compensation. Okay, this I have already clarified. Now section 125 lays down the rights of indemnity holder. Now who is indemnity holder? Indemnity holder is the publisher. Publisher को indemnity किसने दी? Author ने. ठीक है. Entitled to recover from promiser the damages. Damages means, जैसे मान लो कि दूसरे पब्लिशर ने केस कर दिया और पब्लिशर को उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा 10 लाख रुपीज. ठीक है. तो वो 10 लाख रुपीज डैमेजेस वो ऑथर से लेगा. ऑथर से लेना उसका राइट है. सिमिलरली एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर द कॉस्ट्स. ठीक है. तो कॉस्ट क्या हो सकती हैं? जनरली कई बार क्या होता है, और ये तो जनरली होता ही है अगर कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट का केस है, कि जो बुक्स प्रिंट की हुई हैं वो सारी बुक्स डिस्ट्रॉय करनी पड़ती हैं. तो उनमें जो कॉस्ट लगी है, जो एक्सपेंस लगा है, वो भी ऑथर को देना पड़ेगा. एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर ऑल सम्स. ऑल सम्स में क्या क्या है? सपोज किसी भी तरह का पेमेंट डिले पे इंटरेस्ट है, या किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस लॉस है, या किसी भी तरह का कोई कोर्ट ने फाइन लगाया पब्लिशर पे जो दूसरे पब्लिशर को उसे देना पड़ा, वो सारा ऑल सम्स मतलब एवरीथिंग दैट हैज कम आउट एज अ लॉस बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस और फ्रॉड बाय द ऑथर. एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया, ठीक है, वो तो पर्सनल नेचर का है. अगर मान लो कहीं ऐसा होता है कि कोई एंटीक प्रोडक्ट है और उसके रिलेशन में, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है
जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वट एवर इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अगर कोई एंटीक प्रोडक्ट के लिए किसी पार्टी ने किसी को एग्रीमेंट किया था, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है और प्रॉमिस ये डिमांड कर सकता है कोर्ट में कि यहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाए। यही यानी कि जो इंडेमनीफायर है जो प्रोमिसर है वो वही चीज परफॉर्म करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। नेक्स्ट कम्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब है कि एक आदमी दूसरे आदमी को गारंटी देता है। किस चीज की गारंटी? कि अगर ये काम किसी पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं किया तो ये काम मैं करूंगा। ठीक है, या अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, किसी को लोन दिया है, इफ दैट पार्टी डज नॉट पे द लोन आई विल पे द लोन। ओके, सो बैंक गारंटी बहुत ही पॉपुलर टर्म है। बैंक से कोई लोन लेता है तो दूसरे लोग उसकी गारंटी देते हैं। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 126 में लिखा है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ओके, discharge the liability of third person means if the third person is not paying, the surety will pay. Surety means guarantor, the person who gives the guarantee. So we'll come back to this slide. Let us see a diagram first. ठीक है, एक आपका प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ होता है और ये श्योरिटी है। तो इन सबको समझते हैं हम डिटेल में। प्रिंसिपल डेटर को 50,000 रुपीज चाहिए, वो क्रेडिटर के पास जाता है। क्रेडिटर कहता है मैं आपको नहीं जानता तो मैं आपको कैसे दे दूं पैसे, मतलब 50,000 कैसे दे दूं, आई डोंट नो हु यू आर। सो द प्रिंसिपल डेटर सेज डू यू नो श्योरिटी? श्योरिटी इज अ पर्सन XYZ। डू यू नो मिस्टर श्योरिटी? So Mr. Creditor says, yes, I know Mr. Surety. If he says, if he can guarantee, I can give you the money. Surety gives the guarantee. So here is the contract of guarantee. Contract of guarantee is between surety and creditor. It is never between principal debtor and creditor. The contract of suretyship or contract of guarantee is between surety and creditor. Okay. Now this contract is clear. Now why these are the yellow lines in this? What is the relationship of principal debtor and creditor? The relationship of borrower and lender. The relationship of principal debtor and surety is implied indemnity. Implied indemnity means what happens? Principal debtor gives a kind of indemnity to surety even without writing anything. So it's a tri-party agreement where there are three parties: surety, creditor and principal debtor. Now main aspect is, in case of default what will happen? Suppose primary debtor refuses to pay money back to creditor. ठीक है, वो क्रेडिटर को ये बोलता है कि मैं आपको आपका पैसा वापस नहीं दूंगा, और वो डिफॉल्ट कर देता है, ड्यू डेट टाइम पे पैसा नहीं देता। क्रेडिटर पहले इससे मांगेगा, तो इसलिए हम कहते हैं प्राइमरी लाइबिलिटी। जब ये नहीं देगा तो क्रेडिटर श्योरिटी से मांगेगा, तो श्योरिटी को वो पैसे देने पड़ेंगे। मान लो श्योरिटी ने 50,000 दे दिए, अब क्रेडिटर तो फ्री हो गया, उसको उसके पैसे मिल गए। अब श्योरिटी उसको कहेगा कि जो भी इसने इनवॉइस आपने, जो भी इसको एग्रीमेंट आपने किया था वो कॉपी मुझे दे दो। तो क्रेडिटर को वो कॉपी देनी पड़ेगी, तभी श्योरिटी उसको 50,000 देगा। ऐसे नहीं है कि पहले 50,000 दे देगा फिर वेट करता रहे, बाद में क्रेडिटर हो सकता है कुछ भी ना दे। तो क्रेडिटर से वो सब चीज़ें लेके और फिर वो प्रिंसिपल डेटर पे केस कर सकता है अंडर द इम्प्लाइड इंडेमनिटी एग्रीमेंट, कि अगर मैं श्योरिटी हूं, अब मेरा राइट है मैं आप पे कोर्ट में केस करके आपसे पैसे लूं। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट का। यहां 50,000 का एग्जाम्पल है, यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे लैपटॉप सेल करना, फर्नीचर सेल करना। हाँ, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि जैसे सिंगिंग ऑफ सॉन्ग है वहां फिर कॉम्पनसेशन हो सकता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आइदर बी ओरल और रिटन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये तो जनरली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ है।
To invoke contract of guarantee, default must be committed by the third person on whose behalf a person stands surety. यानी कि ये पार्टी पहले डिफॉल्ट करेगी प्रिंसिपल डेटर, फिर क्रेडिटर इससे मांगेगा। जब तक ड्यू डेट नहीं आएगी क्रेडिटर इससे नहीं मांग सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप। A lends money to B, C promises A that B fails to pay, he will pay the money. This is a contract of guarantee. वो हमने पहले कर लिया है। There are three parties: principal, debtor, creditor, surety और guarantor. Now what is the consideration? अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो श्योरिटी को क्या मिला? क्रेडिटर को तो पैसे की गारंटी मिल गई, तो ये गारंटी एक सर्विस हो गई एक तरह से, लेकिन श्योरिटी को तो कुछ नहीं मिला, तो कंसिडरेशन तो हुआ नहीं दोनों तरफ से। लो ये कहता है कि बी रिक्वेस्ट ए टू सेल और डिलीवर हिम द गुड्स ऑन क्रेडिट, ए एग्रीज टू डू सो, व्हाटएवर, मतलब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स, दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। यानी कि अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल करें, श्योरिटी के कहने पे क्रेडिटर ने पैसे दे दिए, यानी कि श्योरिटी की बात मान ली, उसकी बात को इतनी रिस्पेक्ट दी, उसकी बात को मान लिया, उसके कहने पे ये ट्रांजैक्शन हुआ, यही कंसिडरेशन है। लो इसको लीगली कंसिडरेशन मानता है कि अगर ऐसा हुआ है, उसकी बात मानी गई है, तो कंसिडरेशन है। सेक्शन 127 है, प्रॉपर सेक्शन में ये बात लिखी हुई है कि एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। एनीथिंग डन, तो एनीथिंग तो डन हो ही गया, उसको 50,000 दे ही दिए क्रेडिटर ने, और कोई प्रॉमिस दिया उसको अगर उसने कहा मैं 50,000 दे दूंगा, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, श्योरिटी ने कह दिया मैं दे दूंगा, ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। यानी कि यहां पे कंसिडरेशन की मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डेट मस्ट एग्जिस्ट विच शुड बी रिकवरेबल। डेट होना जरूरी है, ठीक है। अगर डेट नहीं है, यानी कि अगर कोई भी डेट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि रिकवरेबल नहीं है, डेट है लेकिन टाइम लैप्स हो चुका है, मान लो आप रिकवर नहीं कर सकते, या किसी माइनर को आपने डेट दिया है, ऐसे चीजों की गारंटी नहीं हो सकती। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री पार्टीज वो हमने डिस्कस किया ही है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू पे बाय श्योरिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट कमिटेड बाय प्रिंसिपल डेटर। डिस्टिंक्ट प्रॉमिस का मतलब है कि ये नहीं है कि कंडीशनल कोई बात हो कि अच्छा आप मेरे साथ बिजनेस करोगे तो मैं उसका डेट देख लूंगा, कर लूंगा, नहीं। क्लियर कट प्रॉमिस कि इफ प्रिंसिपल डेटर विल नॉट पे आई विल पे, श्योरिटी ये बात कहेगा। प्रिंसिपल डेटर मस्ट बी प्राइमरीली लायबल, श्योरिटीज लायबिलिटी इज सेकेंडरी। ऑफ कोर्स क्रेडिटर पहले प्रिंसिपल डेटर से पैसे मांगेगा, अगर वो नहीं देता है तो फिर श्योरिटी से वो पैसे मांगेगा। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लायबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल। जैसे कोई बेट लगाया किसी ने, वो लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी नहीं है। बेट लगाना, बेट लगा के जीत गया अगर मान लो एक पार्टी, और किसी ने गारंटी दी हुई कि मैं पैसे दिलवा दूंगा, तो बेट का अमाउंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो वो एनफोर्सेबल भी नहीं है, उसमें गारंटर फ्री है बिल्कुल। मंजू महादेव वर्सेस शिवप्पा मंजू का केस है जिसमें ये आइडेंटिफाई हुआ था कि लायबिलिटी वाज नॉट लीगल। मस्ट हैव ऑल एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम्स द राइट्स ऑफ श्योरिटी। राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं श्योरिटी के? राइट टू बेनिफिट क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज, ये मैंने बताया था आपको पहले भी कि इन केस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन श्योरिटी पैसे तभी देगा जब, श्योरिटी कब पैसे देगा? जब वो सारी जो सिक्योरिटीज हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, जो साइन किए हैं प्रिंसिपल डेटर ने, कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है या कोई प्लेज है, कोई भी किसी भी तरह का उसने अपनी कोई गोल्ड प्लेज किया हुआ है, कुछ भी है, वो सारी चीजें उसे श्योरिटी को देनी पड़ेंगी। ये केस भी है कृष्ण तलवार वर्सेस हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। टू एक्सरसाइज द राइट्स फुल पेमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ श्योरिटी इज टू बी मेड। हाँ, अगर श्योरिटी फुल पेमेंट करता है तभी वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि 50,000 पूरे दे देगा श्योरिटी,
तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे और वो कोर्ट में प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट केस भी कर सकता है। राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ एनी, ये सेट है सिंगल, सेट ऑफ इफ एनी। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लेम सेट ऑफ क्या होता है? मान लो उसी केस को आगे बढ़ाते हैं। मान लो प्रिंसिपल डेटर ने कोई ट्रेनिंग कंडक्ट की है क्रेडिटर के लिए, ये 50,000 लेने के बाद, और क्रेडिटर ने उसको मेल पे या रिटर्न में या एक एज अ प्रूफ दे दिया कि हाँ आपके 20,000 डिपॉजिट हो गए मेरे पास। नाउ क्रेडिटर विल आस्क, और प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया फाइनल डेट पे कि मैं 50,000 आपको नहीं दे रहा हूँ। क्रेडिटर ने कहा श्योरिटी को लाओ 50,000 रुपीज दो जिसकी आपने गारंटी दी थी, ठीक है। नाउ श्योरिटी विल एटलीस्ट कॉल हिम वंस ना, प्रिंसिपल डेटर से एक बार तो बात करेगा कि भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो प्रिंसिपल डेटर कहेगा आई एम नॉट इन ए कंडीशन टू पे बट आई हैव डन सम जॉब फॉर हिम फॉर 20,000 रुपीज, सो डू नॉट फॉरगेट टू डिडक्ट दैट अमाउंट इफ यू आर पेइंग द अमाउंट। सो श्योरिटी को ये राइट है कि वो प्रिंसिपल डेटर से राइटिंग में लेके, प्रिंसिपल डेटर से प्रूफ लेके 20,000 काट के 30,000 क्रेडिटर को दे सकता है, ये उसका राइट। सो दिस इज कॉल्ड क्लेम सेट ऑफ। नाउ राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं? राइट टू सब्रोगेशन। राइट टू सब्रोगेशन का मतलब है जो इंश्योरेंस में भी होता है, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। जैसे ही श्योरिटी पैसे देता है वैसे ही श्योरिटी क्रेडिटर बन जाता है एक तरह से। सिक्योरिटीज भी उसके पास आ गई, जो भी एग्रीमेंट की कॉपी है, जो भी कोई और सिग्नेचर है, कहीं कोई कुछ भी है, ठीक है, और उसको पैसे का राइट भी मिल गया। राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रोमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। इंडेमनीफाई का मतलब क्या है? प्रिंसिपल डेटर ये कहता है कि मेरी वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसको मैं बेयर करूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। श्योरिटी पैसे दे दे क्रेडिटर को, उसके बाद केस करे प्रिंसिपल डेटर पे। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को सपोर्ट करता है, राइट। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर व्हाटएवर सम ही हैज राइटफुली पेड अंडर द गारंटी। ये राइटफुली पेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि 50,000 का डेट था, श्योरिटी ने कहा ये लो 1 लाख रुपए मैं प्रिंसिपल डेटर से ले लेता हूँ, 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। क्लेम सेट ऑफ नहीं किया तो वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। पहले प्रिंसिपल डेटर से प्रॉपर बात करके उससे पूछना पड़ेगा व्हाट इज द लायबिलिटी पेंडिंग, क्योंकि क्रेडिटर तो झूठ भी बोल सकता है ना। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि हैव यू पेड एनी लायबिलिटी। इफ यू हैव नॉट पेड देयर इज नो क्लेम सेट ऑफ, सब कुछ नहीं है, तब वो जो बचेगा अमाउंट या काटने के बाद दैट इज द अमाउंट राइटफुली पेड, ठीक है, और सिर्फ उसी के लिए वो रिकवर कर सकता है। सो इस वीडियो में अभी हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बेलमेंट एंड प्लेज। थैंक यू वेरी मच।